तो नमस्ते दोस्तों, डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि 50 क्वेश्चन के करीब करीब हमने निपटा लिया है और आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है एक नई वीडियो के साथ, नया क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है ना। पहला वाला देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं, है ना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में? यकृत में नहीं होता जी। यकृत में तो पित्त होता है और पित्त रस का स्राव होता है ना। प्लीहा या फिर ये क्या तिल्ली, है ना, इसका भी यहाँ पे भी नहीं होता। लेकिन जो ये अस्थि मज्जा है, बोन मैरो, यहाँ पर होता है। और किडनी, वृक्क में भी नहीं होता। वृक्क का काम उत्सर्जन तंत्र में आता है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा अस्थि मज्जा, है ना। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। और हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस जीव को बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन का मतलब जिसमें ऐसे कि एक है, अगर हमने इसमें से ऐसे आधे आधे इसको काट दिया या दो भागों में हो गया। और ऐसे ही सेम प्रोसेस होती है हमारी अमीबा के साथ। किसके साथ होती है? हमारी अमीबा के साथ। अमीबा अगर एक है, ठीक है, और अमीबा एक से अगर कट जाता है, किसी भी टाइप से अगर वो कटा, अमीबा है, अगर वह कटा तो इससे बन जाएंगे दो अमीबा। कितने बन गए? दो अमीबा बन गए। और फिर इनसे दो बन जाएंगे, है ना। यहाँ पर एक अमीबा, यहाँ पर एक अमीबा, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर भी एक अमीबा बन गया। ठीक है, तो इसे हम बहुविखंडन बोलते हैं, है ना। ये पहला एक अमीबा है और इस अमीबा से दो अमीबा बने, 2 से 4, 4 से 8, 18, 16, 32 ऐसे बनते चले जाते हैं। तो यह अमीबा है। हाइड्रा पौधा है, इसमें मुकुलन होता है। मुकुलन का मतलब क्या है? जैसे एक पौधा रहेगा, यहाँ से एक बर्ड निकल जाएगा और ये ग्रोथ करके ये अलग हो जाएगा। मलेरिया परजीवी, इसका तो अलग ही चलता है ना। ये परजीवी है, ठीक है। और ईस्ट में भी बहुविखंडन नहीं होता, इसमें भी होता है यही जो मुकुलन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो अमीबा है, ठीक है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? खून की कमी? नहीं भैया, ये खून की कमी से नहीं होने वाला रोग है। खून की कमी हो जाएगी तो आपको पी लिया होगा, ठीक है। विटामिन की कमी भी नहीं, पोषण की कमी भी नहीं। हाँ, असुरक्षित यौन संपर्क, है ना। रिलेशनशिप में जो फिजिकली रिलेशनशिप रखने वाले लोग होते हैं, उनमें अगर वो अपनी सेफ्टी का ध्यान ना रखें, है ना। अब जैसे जो एड्स से इन्फेक्टेड है, एचआईवी जिसको है, आप उसके साथ सेक्स संबंध रखोगे तो आपको एड्स हो सकता है। तो यह असुरक्षित यौन संपर्क की वजह से होने वाला रोग है। सही आंसर ये है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। और आगे हमारा है, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है ना। जहां से अंडाशय का क्या मतलब? जो जहां पर अंडाणु रहते हैं, है ना। ऐसे होता है ना, जो होता है ऐसे ही कुछ, इधर से ये होता है, फिर उधर से ये दो नलिकाएं ऐसी होती है और इधर से ये ऐसी होती है, ठीक है। ऐसे होता है ना कुछ, ये जो इधर से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो है, यह इसके पास दो होती हैं, है ना। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? यहाँ से जो होते हैं वह एग रिलीज होते हैं। क्या? एक्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास दो होता है, तो यहाँ पर दो सही हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा है ना। यहाँ पर है, यहाँ पर दो ही है, एक ये और एक ये, जहां से एग रिलीज होते हैं, अंडाणु रिलीज होते हैं, ठीक है। और यह है ओवरी, ठीक है, जहां पर बेबी आके, बेबी की जहां पे ग्रोथ होती है ना। यहाँ पर बेबी की ग्रोथ होती है, यहाँ पर ये एक्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो नली है इसके थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है इसी वाली नली में, ठीक है। सारे लोगों को समझ में आई बात? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे देखते हैं कि आनुवंशिक गुणों का संदेश किस में होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश किस में होता है, यानी कि मैसेज किस में होता है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि आनुवंशिक गुणों का जो संदेश होता है, जिसमें डाटा होता है, वह डीएनए में होता है। प्रोटीन तो हमारी नहीं हो सकती। स्पीसीज थोड़ी ना, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अरे यह तो हार्मोन्स है, वो भी मेल में पाया जाने वाला। इसी हार्मोन्स की वजह से तो मेल होता है ना। मेल मीन्स मतलब मेल वाले कैरेक्टर होते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन्स, यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा हार्मोन्स लड़कों के यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो सीधी सी बात है कि लड़के को एक लड़का बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। 17-18 साल का जैसे ही मतलब लड़के होने लग जाते हैं, 17-18 क्या 14-15 से ही बस कोई लड़की देखिए तो हाय हाय चलते हैं। इंसुलिन नहीं, इंसुलिन की कमी से तो होता है मधुमेह, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, शुगर। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। और एड्रिलेनिल ये भी नहीं, एस्ट्रोजन ये तो स्त्री वाला है ना, फीमेल के लिए है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा हार्मोन्स लड़कियों के यौनावस्था के, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब लड़कियों की यौनावस्था को नियंत्रित करने वाला कौन सा ऐसा हार्मोन्स है। तो यहाँ पर होता है एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। एक होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नियंत्रित करता है लड़कियों को, है ना। इस हार्मोन्स की वजह से लड़कियां होती हैं और टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़के होते हैं। बात समझ में आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिया है कि CH2OH सुनिए, यहाँ पे पहला दे रखा है C2H5OH। अरे ये तो एल्कोहल है, यह तो एथिल एल्कोहल है ना। क्या है यह, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या, C6H6O6। यह तो पता नहीं किसका है यह भी, लेकिन जो भी होगा किसी का होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यह होता है हमारा ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है हमारा। और आगे हमारा है, यहाँ पर इन्होंने जो दिया है वह C6H6 है ना। ये जो होता है यह तो बेंजीन का होता है ना, जिसमें C6H6 होते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे होती है। यहाँ पर एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक, यहाँ पर एक जगह, फिर इसके बाद एक को छोड़ के फिर एक जगह, फिर उसके बाद एक को छोड़ के यहाँ पर, और यहाँ पे हर एक जगह पे एक H जुड़ा हुआ होता है। यही तो होता है C6H6, है ना। और यहाँ पर अब देखिए, कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 4 हर जगह बैलेंस हो जाती है। तो ये बेंजीन हो गया। तो यहाँ पर बेंजीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं C6H12O6। यह हमारा है ग्लूकोज। याद रहेगा, बोलेगा तो नहीं, ठीक है। यह ग्लूकोज का होता है। तो ये जो है C6H12O6, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वसा का पाचन करता है, वसा बोले तो फैट का पाचन जो करने वाले होते हैं वह होते हैं लाइपेज, और यह किसी एंजाइम का नाम है। ठीक है, लाइपेज क्या है, एंजाइम है। तो वसा का पाचन जो करते हैं वह होते हैं लाइपेज वसा का पाचन करते हैं, है ना बाबूजी। समझ में आई बात, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने पूछा, अभी पीछे ही पढ़ा है एक क्वेश्चन हमें अमीबा से रिलेटेड मिला था, इसमें होता है बहुविखंडन। तो इसमें अमीबा में अलैंगिक जनन होता
हाँ ठीक है। और इसमें से विखंडन होता है, तो हाँ एक अमीबा है, एक अमीबा से 2 अमीबा तैयार, विखंडन हो गया। ठीक है। और बीजाणु जनन ये तो नहीं है, इनमें से सभी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बीजाणु जनन तो पौधों में हो सकता है, क्योंकि बीज होंगे, फिर उसके बाद बीजों के अणु से होगा जो भी होगा, लेकिन नहीं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी वही जो हमारे लेबोरेटरी में होती है ना, सिंपल सी, जो बहुत जैसे जिसमें से अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हम देखते थे, है ना, जब हम कक्षा 9 में थे। ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? दर्पण, अवतल दर्पण का नहीं, दर्पण का तो उपयोग होगा ही नहीं, है ना, दर्पण का उपयोग नहीं होगा। दर्पण का क्या है कि एक तरफ होता है, एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होगा, और एक तरफ होती है पारे की ऑक्साइड लगी होती है ना, लेड ऑक्साइड एक तरफ होती है। ऐसे इसमें भी होता है, एक तरफ ऑक्साइड लगी होती है और एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है, परावर्तन अपवर्तन, है ना। ऐसे ही दर्पण में नहीं होगा, लेंस में होता है। लेंस में क्या होता है? लेंस ऐसे होता है, प्रकाश की किरणें यहाँ गई, उस पार चली जाती हैं, तो यह लेंस में होता है। और लेंस कौन सा उपयोग होता है? एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, है ना, 2 ही टाइप के लेंस होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि लेंस कौन सा यूज करेंगे, तो सबसे पहला इन्होंने लेंस दिया अवतल लेंस। ना जी ना, अवतल लेंस हम यूज नहीं कर सकते। हम यूज कौन सा करते हैं? उत्तल लेंस। किसमें? माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। बात समझ में आई? याद रहे, उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। आगे बढ़े, चलिए हम देखते हैं कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ देखते हैं, क्या कहा इन्होंने? जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है क्या है? यह निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा। ठीक है। अगर जो चीज निकट की वस्तु को, जो चीज निकट वस्तु रखी हुई होती है, उसको यह साफ से नहीं देख पा रहा है, तो इसको होता है दूरदृष्टि दोष। निकट की चीजें नहीं दिख रही तो दूरदृष्टि दोष, और अगर दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही तो निकट दृष्टि दोष। आप सीधे उल्टा कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। बात मानो, यही इसका लॉजिक है ना, कि अगर निकट दृष्टि दोष, अगर निकट की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई दे रही, अगर निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है उसे, तो उसे दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं तो निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को काटो, जरा दृष्टि दोष। और वर्णांध का मतलब क्या समझते हो? कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कलर की पहचान नहीं रह जाती, लाल हरा वो पहचान ही नहीं पाएगा, है ना। तो नहीं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, यहाँ पर होगा जो वह होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है। निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दी तो दूर दृष्टि दोष। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा मानव नेत्र, यहाँ क्षेत्र नहीं नेत्र है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो सीधी सी बात, हमने अगर मानव नेत्र पढ़ा होगा तो मानव नेत्र में पढ़ा है कि जो रेटिना होता है, रेटिना होता है, रेटिना पे ही किसी, हमारी आंख के रेटिना पर ही किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हमारा मस्तिष्क सीधा करके हमें दिखाई देता है। तो भैया कौन सा ऑप्शन? रेटिना। याद रहेगा? भूलेगा तो नहीं ना? नहीं भूलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किसी बल्ब से, बल्ब ही है ना, हाँ, किसी बल्ब से 220 वोल्ट, क्या 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? है ना, बड़ी चीजें गलत हो गई हैं।
ठीक है, हमें ओम के नियम से पता है कि हमें जब प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, तो इन्होंने क्या पूछा कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट का हमने करंट अप्लाई कर दिया, है ना, 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट है और 2 एम्पियर की धारा हमने प्रवाहित की, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की। तो बोल रहे हैं कि उस फिलामेंट में, जो बल्ब का फिलामेंट होगा, उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वह कितना होगा। तो प्रतिरोध R बराबर V/I, यही तो होता है ना, है ना, होता है ना, ऐसे होता है, इक्वल टू IR होता है। तो हमने R को यहीं रखा और B को इक्वल टू के इधर कर दिया, तो ऐसे हो गया। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ चीजें मेंशन है। पहला क्या है, वोल्ट है ना, तो देख लेते हैं। यहाँ पर V का मान इन्होंने दिया है 220, कितना दिया, 220। I का मान कितना दिया इन्होंने, I बराबर दे दिया है 2 एम्पियर, यहाँ पर वोल्ट। तो R के मान में हम यही मेंशन कर दें, V का 220 और यहाँ पर है 2, ठीक है, 220 है, यहाँ पर गलती हुई, 220, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये क्या हुआ, R का मान 110/1 बराबर हो गया 110, है ना। तो R इक्वल टू क्या हो गया, 110। यहाँ पर देखिए कहीं पर है 110, हाँ जी, B वाला है, तो B वाला सही उत्तर हुआ। बात समझ में आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। जिसने अभी कभी भी पीरियोडिक टेबल एक बार अगर गौर से देखा होगा तो उसे इसका उत्तर पता होगा। जो सोडियम का परमाणु संख्या होती है वह होती है 11, सोडियम Na, जिसका हम चिन्ह जो होता है वह Na होता है, इसका होता है 11। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 1 करते हैं, और 1 यही जब रिलीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब यह निकल जाता है, सोडियम पे आता है 1+ चार्ज, ठीक है। बात समझ में आई, तो ऐसे होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर को हम 1 और 2 नाम से जानते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर, यह तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर Na सोडियम नाइट्रेट है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सोडियम, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही इसका सही उत्तर है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, है ना। Na2CO ये नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यहाँ पर 2, 7, 6 और 13 लिखा है। हमने एक चीज तो देखी होगी, पीएच स्केल। पीएच स्केल में होता क्या है कि यहाँ पर एक जगह होगा 7, ठीक है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और होता है 14। अब ये समझते हैं, ये जो है यह होता है उदासीन। क्या, उदासीन। उदासीन का मतलब जिसको हम घूट घूट करके पी सकते हैं, लेकिन कभी, ठीक है। लेकिन अगर हम, है ना, अगर हम जिसका पीएच मान 6 है, अगर वो हमारी स्किन पे भी गिरता है, हमारी त्वचा पे भी गिर जाएगा, तो हमारी त्वचा जाएगी जल। इसलिए यह होता है अम्ल। क्या होता है, अम्ल। क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। और जिसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, वह होते हैं बेसिक नेचर के, अर्थात
क्षार होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो अगर 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10, 11, 12, 13, 14 आ जाए, इतने में से अगर कोई भी नंबर आए तो वह क्षार होगा। तो 7 से हमें नीचे नहीं, 7 से ऊपर की देखनी है। तो 7 है, 7 तो यहाँ पर न्यूट्रल होता है, तो 7 तो होगा नहीं। 2 तो बिल्कुल छोटा है, कैंसिल। 6 तो 7 से भी छोटा है, हमें चाहिए 7 से बड़ा। तो 7 से बड़ा यहाँ पर है 13, और 13 होता है क्षार। इस वजह से जो पीएच मान जिसका 13 होगा वह क्षारीय विलयन होगा। बात सबको समझ में आई? तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, 13। ठीक है, हम आगे बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया है कि तांबा है, गोल्ड है, जिंक है और पोटेशियम है। तो यहाँ पर जो गोल्ड होता है, गोल्ड बोले तो सोना। सोना मतलब स्लीप वाला नहीं, आंख बंद के सोना। सोना मतलब जो औरतें कान में पहनती हैं, गोल्ड। ठीक है, तो यह हो गया सोना। तो यह सोना जो है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, ऑक्सीजन से कोई संयोग नहीं करता। वरना जो औरतें सोना पहन घूमती हैं वो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लग जाए तो वो तो खत्म ही होने लगेगा, है ना? चलिए हम देखते हैं अगला है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन हमें पता है जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, है ना? इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे एक हाइड्रोकार्बन होता है CH4, एक होता है C2H6, फिर ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ बोल रहा है कि सबसे सरलतम क्या है। सरलतम सबसे तो यही हो सकता है ना। जैसे अब एक ये है, हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक सबसे सस्ता मजबूत टिकाऊ है, ये है, ठीक है। और एक हम ये देख लेते हैं, है ना? ये जो बेंजीन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। अब हमें इसे बनाना रहेगा, या फिर ऐसे है जो भी फार्मूले होते हैं C2H5OH। अब ये तो थोड़ा जटिल है ना, लेकिन अगर इन सबसे सरल देखा जाए, सबसे सस्ता, तो वह यही होगा CH4, जिसको हम बोलते हैं मेथेन। बोलते हैं ना मेथेन, CH4 तो मेथेन होता है। तो ये सबसे मजबूत टिकाऊ है और सबसे सस्ता है। तो सबसे सरलतम क्या हो गया? मेथेन हो गया। इथेन में भी C2H5 होता है, C2H6 होता है, प्रोपेन होता है, यहाँ 3 होता है, और ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, है ना? कितना होता है यहाँ पे? 3 दूना 6, नहीं सॉरी, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 8 यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पर H10 होता है ना? ऐसे होता है, ठीक है। तो इतने सारे हैं। अब यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे इस वजह से जो CH4 है वह सबसे सस्ता है, सबसे सरलतम है। तो यहाँ पर सबसे जो सरलतम वाला हाइड्रोकार्बन होगा वह होगा CH4 यानी कि मेथेन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। अगर हम ओजोन का एक अणु लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है यह पूछ रहा है। हमें सबसे पहले तो यह लिख लेना होगा कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। होता है ओजोन का O3। ऐसे ना, हमने जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज देखा था कि ऑक्सीजन होता है O2। ऑक्सीजन पे ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक, इसके पहले हम पहली वाली रिएक्शन लिखते हैं। ऐसे है कि ऑक्सीजन होता है ना? अब O2 होता है तो O2 को ये किसके पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में इसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे टूट जाता है और फिर यही वाला एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हमारा बन जाता है O3 और इसी को हम बोलते हैं ओजोन। यही ओजोन होता है जो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, वरना पराबैंगनी अगर हमारी स्किन पे पड़े तो हमें स्किन कैंसर हो जाए। तो यहाँ पर जो एक ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या होती है वह कितनी होती है बाबूजी? 3 होती है। तो 3 यहाँ पर ऑक्सीजन O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम का जो होता है, जो उसका सिंबल होता है वह होता है He और इसका परमाणु अंक क्रमांक होता है 2 और हमें पता है कि 2 8 18 32, तो ये इसका होता है 2। तो इस वजह से यह एक अक्रिय गैस है। बात समझ में आई? जैसे हमने सोडियम लिया था, सोडियम का हमने 11 लिया तो 2 8 1 एक होता है, एक को निकाल के वह स्वतंत्र होना चाहता है ना। एक जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी को दे देना चाहता है और वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है, लेकिन इसके बाहरी कक्षक ही पूरा खत्म है, 2 ही है, 2 जबकि पहले कक्षक में 2 ही होने चाहिए। तो इस वजह से यह अक्रिय है, यह किसी के साथ क्रिया करने के लिए राजी नहीं है, किसी से इसका व्यवहार पंगा नहीं चलता है ना। तो यह अक्रिय गैस है। बात समझ में आई? चलिए हम चलते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है। बिना अगर ऐसे कोई प्रश्न आ जाए तो सीधा सा एकदम घबराए बिना पुंकेसर लिख देना। पुंकेसर यहाँ पर अंडप, ये नहीं, वर्तिकाग्र, और ये क्या गया, यह कुछ भी हो लेकिन यह पुंकेसर होता है। पुंकेसर स्त्री केसर होता है, तो पुंकेसर जो होता है वह नर प्रजनन अंग होता है फूलों में। बात समझ में आई? चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ, सीधी सी बात डीएनए है कि एक अनुवांशिक पदार्थ है, गुणसूत्र नहीं, जीन। हरित लवक कहाँ से? हरित लवक का काम पता है कब लगता है? जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पत्तियों में हरित लवक की उपस्थिति जरूरी होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि CFC क्या है। CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ है? तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने लगा दिया टिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला होता है ऐसे, एक हो गया कार्बन, यहाँ पे फ्लोरो और यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पर 2 Cl और 2 F, तो हो गया ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन। याद रहेगा? रट लेना, हो सकता है पूछ ले फार्मूला भी, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको समझ में आया।